नमस्ते बच्चों, आज हम आलोक धनवा जी के बारे में बात करेंगे। आलोक धनवा जी ने बहुत छोटी सी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं के बल पर अपार लोकप्रियता हासिल की। इनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सन 1948 ईस्वी में हुआ। 1972 में इनकी पहली कविता जनता का आदमी सामने आई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से इन्हें अपार ख्याति मिली। इनका एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है सन 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 7वें और 8वें दशक में आलोक धनवा जी का जादू इस कदर समाया हुआ था कि काव्य प्रेमियों को इनकी रचनाएं जवानी याद थी। इन्होंने कभी थोक के भाव लेखन नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी लिखा वो उच्च कोटि का लेखन कार्य था। आलोक धनवा जी एक सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जमशेदपुर में इन्होंने अध्ययन मंडलियों का संचालन किया। साथ ही रंगमंच और साहित्य के प्रति इनका समर्पण इतना अधिक है कि इन्होंने अनेक राष्ट्रीय संस्थानों और अनेक विश्वविद्यालयों में इनसे संबंधित व्याख्यान भी दिए हैं। आज हम यहाँ पर इनकी सुप्रसिद्ध कविता पतंग, जो कि इनके काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। यह एक लंबी कविता है। इस कविता का हमारी पाठ्य पुस्तक में तीसरा अंश दिया हुआ है। पतंग कविता के द्वारा आलोक जी ने बच्चों के रंग बिरंगे संसार को हमारे सामने दृश्यात्मक श्रव्यात्मक बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बड़े ही बाल सुलभ क्रियाओं का बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर चित्रण किया गया है। पतंगें किस तरह से बच्चों को खतरों का सामना करना सिखाती हैं। एक बार गिर जाने पर जो बच्चे संभल जाते हैं वो किस तरह से निर्भीक हो जाते हैं, खतरों का सामना करने लगते हैं। उनमें साहस और आत्मविश्वास की भावना बढ़ने लग जाती है और पतंगों के द्वारा वो मानो आसमान छूना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। एक जोश, एक जुनून उनमें होता है जिसके आगे वो किसी की नहीं सुनते। तो आइए शुरू करते हैं पतंग कविता। पतंग सबसे तेज बौछारें गईं भादों गया। यहाँ पर कवि कह रहा है कि भादों का महीना बीत चुका है। वह भादों का महीना जिसमें आसमान में तेज बौछारें हुआ करती थी, आसमान में अंधेरा छा जाता था, पतंग उड़ाना संभव ही नहीं था। अब चूंकि भादों का महीना चला गया है, बच्चों के चेहरे पर खुशी आ गई है। सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सुबह हुई और उस सुबह में सूरज की लालिमा ऐसी लग रही थी जैसे खरगोश की आंखें हों। खरगोश की लाल लाल आंखों की तरह सवेरा हुआ। यहाँ पर दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब शरद ऋतु आ रही है और शरद ऋतु को यहाँ पर एक किशोर बालक के रूप में बताया गया है। तो यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे वह शरद ऋतु अनेक बाधा विघ्नों को पार करती हुई आ रही है, क्योंकि शरद ऋतु भी इंतजार कर रही है बच्चों के हंसते मुस्कुराते चेहरों को देखने के लिए, उन्हें पतंग उड़ाते देखने के लिए। तो यहाँ शरद ऋतु को एक बालक के रूप में बताया है जो पुलों को पार करते हुए यानी बाधा विघ्नों को पार करते हुए एक लंबे अंतराल के बाद, साल भर बाद, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। मानो यहाँ पर नई चमकीली साइकिल से तात्पर्य है समय चक्र। एक ऋतु जाती है, अगले सत्र में फिर वही ऋतु आती है। तो मानो शरद को भी आने की बड़ी जल्दी है, क्योंकि वह भी चाहता है कि बच्चे पतंगें उड़ाएं और अपनी नई चमकीली साइकिल तेज तेज चलाते हुए शरद दौड़े दौड़े आता है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। और वह अपनी नई साइकिल की घंटी बजा रहा है, शोर कर रहा है, बच्चों को बुला रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। तो चमकीले इशारे करते हुए
घंटी बजाते हुए जोर जोर से वह बच्चों को बुला रहा है कि आओ आओ, अब मौसम साफ है, मैं आ गया हूँ, अब तुम पतंग उड़ाने के लिए स्वतंत्र हो। और पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को वह चमकीले इशारे से बुला रहा है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और शरद ऋतु ने मानो इसीलिए आसमान को इतना मुलायम बना दिया है, इतना सौम्य बना दिया है, इतना अच्छा वातावरण कर दिया है कि जिसमें पतंग आसानी से उड़ सके, ऊपर उठ सके। क्योंकि भादों के महीने में मौसम बराबर खराब रहता था, कभी तेज बौछारें, कभी बादल उमड़ घुमड़ कर आते थे, कभी तेज हवाएं चलती थी, तो पतंग उड़ाना संभव नहीं था। लेकिन शरद ऋतु ने आते ही आकाश को इतना मुलायम बना दिया कि पतंग खूब ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके और शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब यहाँ पर कवि ने बालकों की रंग बिरंगी दुनिया का वर्णन किया है दृश्यात्मक, श्रव्यात्मक बिंबों के द्वारा, जहाँ पर बच्चों की खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, उनका अपना एक नया संसार है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज उड़ सके, पतंग जो दुनिया की सबसे हल्की और रंग बिरंगी चीज है, सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली है बच्चों को, और पतंग जितनी हल्की होती है उतनी ही ऊपर उड़ती है। दुनिया का सबसे पतला कागज जो पतंग के रूप में है वह उड़ सके। सब बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पतंग उड़ाने का, वह पतंग जिसमें बांस की सबसे पतली कमानी भी उड़ जाती है, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। शरद उतावला है, शरद ऋतु, क्योंकि वह चाहता है कि जल्द ही बच्चों की वह नाजुक दुनिया जिसमें केवल तितलियां हैं, रंग बिरंगी आशाएं हैं, जिसमें शुरू हो सके उनका सीटियां बजाना, उनका किलकारी मारना, वो मारा वो काटा के ध्वनि। जब पतंगें ऊपर उठती हैं तो खुशी के मारे बच्चे किलकारी मारने लगते हैं, सीटी बजाने लगते हैं, कभी पतंग लूटने के लिए, कभी पतंग दूसरे की पतंग काटने की खुशी में। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ पर बच्चों के लिए कहा गया है, वे से तात्पर्य बच्चे। तो यहाँ कभी कह रहा है कि जो बच्चे हैं वो मानो जन्म से ही अपने साथ कपास लेके आते हैं, यानी कपास जैसी मासूमियत, कपास जैसे मुलायम और नरम होना। क्योंकि बच्चों को जिससे कपास होती है रुई और हल्की फुल्की, गिर भी जाए तो इसी तरह से बच्चों के चोट नहीं लगती। कपास से यहाँ तात्पर्य उनमें वह गुण होता है कपास जैसा मासूमियत का, कि वह गिर भी जाते हैं तो उस चोट पर, उस खरोंच पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका सारा ध्यान पतंग पर रहता है। उनमें चोट सहन करने की क्षमता होती है जन्म से ही। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और मानो उनके पैर जो अत्यधिक बेचैन हैं पतंग लूटने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए, चरखी पकड़ने के लिए, तो उनके पैरों के पास मानो पृथ्वी भी घूमती हुई आती है। पृथ्वी निरंतर घूम रही है उनके पैरों से, पैरों के नीचे से, लेकिन उनके पैर पृथ्वी पर कहीं स्थिर टिकते ही नहीं हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, और इस तरह से बेशुद्ध, यानी जिन्हें होश ही नहीं है, सुध ही नहीं है, छत कितनी गर्म है, कितनी कठोर है, धूप कितनी तेज पड़ रही है, पर नहीं, उन्हें किसी चीज का ध्यान नहीं है, उनका ध्यान केवल पतंग उड़ाने पर है। ऐसा लग रहा है छत उनके लिए बड़ी ही नरम हो गई है, मुलायम हो गई हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए और बच्चों की किलकारियों से, खुशियों से, हंसी से दिशाएं भी मृदंग की तरह बजने लग गई हैं। चारों दिशाओं में से, हर जगह से, हर घर से, हर छत से बच्चों का शोर आ रहा है। पतंग उड़ाने की खुशी जाहिर हो रही है, किलकारी मार रहे हैं, कोई सीटी बजा रहा है, कोई कह रहा है वो काटा, कोई कह रहा है वो मारा। तो ये ध्वनियां मानो दिशाओं को भी मृदंग की तरह से
गुंजरित कर रही हैं। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, और बच्चे मानो डाल की तरह लचीलापन उनमें आ गया है। इतना ज्यादा लचीलापन आ गया है कि वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए मानो उस रास्ते को, उस छत को बड़ी तीव्रता से पार कर लेना चाहते हैं, क्योंकि पूरा ध्यान पतंग पर है और पतंग उड़ाते हुए उन्हें नीचे कुछ ध्यान नहीं है, बस बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जब भी कोई पतंग कटती है तो उसे लूटने के लिए, उसे पकड़ने के लिए एक छत से दूसरी छत पर, एक गली से दूसरी गली पर, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली वो दौड़ते जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डाल का लचीलापन उनके पैरों में समा गया हो। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, और छतों के खतरनाक किनारों तक उनके कदम छतों के एकदम किनारे पर, खतरनाक किनारों पर जहां गिरने का डर है, लेकिन उनका शरीर इतना उत्साहित है पतंग उड़ाने के लिए, इतना रोमांचित है कि वह रोमांच ही एक संगीत बन करके उनके पैरों को संभालता है, उनको गिरने से बचाता है। वह संगीत, जैसे संगीत में रिदम होता है, ताल होती है, लय होती है, तो इसी तरह से उनका शरीर भी, जिससे एक संगीत निकल रहा है, खुशियों का संगीत, तो वह संगीत ही मानो उन्हें खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती हुई ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से पतंग ऊपर उड़ रही है और बच्चे के हाथ में डोर है, बच्चे के हाथ में डोर है महज एक धागे के सहारे। तो यहाँ कवि कह रहा है कि जो पतंगें आकाश में उड़ रही हैं और बच्चा एक धागे के सहारे उस पतंग की ऊंचाइयों को थाम रहा है, उसे नियंत्रित कर रहा है। तो यहाँ बच्चा संतुलन बनाना सीखता है और परिस्थितियों को नियंत्रित करना सीखता है। वह एक नियंत्रण कर रहा है उस पतंग के साथ साथ अपने मन का भी। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी उम्मीद, अपनी आस, अपने सपनों के सहारे पतंगों के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं। उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। आसमान छूने के लिए वो भी अपने सपनों को साकार करने चाहते हैं, बुलंदियां छूना चाहते हैं। उनके हौसले अत्यधिक बुलंद हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, यहाँ कभी कहता है कि यदि पतंग उड़ाते उड़ाते उनका नियंत्रण खो जाता है और छतों के खतरनाक किनारों से वो गिर जाते हैं और गिरकर बच जाते हैं, तब तो ये मान लो कि उन्होंने भय को जीत लिया, डर को जीत लिया, और अब वे इतने निडर हो जाते हैं कि बेधड़क, पूरे साहस, पूरे आत्मविश्वास के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। यानी तेज धूप में भी पतंग उड़ाने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं। सुनहरे सूरज के सामने आना यानी तेज धूप में भी पतंग उड़ाने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ वो ऊपर छत पर आ जाते हैं। और फिर तो ये लगता है कि पृथ्वी और भी तेजी से उनके घूमती घूमती उनके पैरों के पास आती है, उनके बेचैन पैरों के पास, जिन्हें स्थिर नहीं होना है, जो पतंग के साथ साथ दौड़ रहे हैं पतंग को नियंत्रित करने के लिए और ऊपर उड़ाने के लिए। तो मानो पृथ्वी भी उनका पूरा साथ दे रही है। तो यहाँ पर कवि आलोक धनवाजी ने
बाल सुलभ चेष्टाओं का बड़ा ही मनोहर और रमणीक चित्रण किया है, स्वाभाविक चित्रण किया है। यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, मुक्तक छंद है और बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। लाक्षणिक पदावली भी यहाँ पर प्रतीत होती है, जहाँ हम पढ़ते हैं कि सबसे पतली चीज, सबसे पतला कागज उड़ सके, सबसे पतली कमानी उड़ सके, तो यहाँ कवि अपनी लाक्षणिक पद शैली में कहना चाहता है कि यदि ऊपर उड़ना है, यदि ऊंचाइयां छूनी हैं, तो हमें अपना अभिमान छोड़ना होगा, अपने अभिमान का भार खत्म करना होगा, मुक्त होना होगा हमें, तभी हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो कवि ने बड़े ही अच्छे विषय का यहाँ पर चुना है और भादों के बाद शरद का आना ऐसे ही है जैसे अंधेरे के बाद उजाले का आना। धन्यवाद।